हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। उम्मीद है कि इस लॉकडाउन में आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हुई होगी, क्योंकि काफ़ी समय मिला है आप लोगों को। और देखिए, परीक्षाएं भी आगे बढ़ गई हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने विषय के विशेषज्ञ बन जाएं। मैंने अपनी तैयारी जिस प्रकार से की है वही सब मैं आप लोगों को दूंगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो और आप एक सुरक्षित जोन में पहुँचे। जैसे कि मैं स्वयं हूँ, आज मैं जिस पद पर हूँ, जिस लेवल पर हूँ, जो मेरा सम्मान है समाज में, परिवार में, वो आप सबको मिले। इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य की जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी के लिए प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, और कुछ कहीं कहीं पर विस्तार भी बताया जाता है। साथ ही एनटीए नेट, जीआरएफ और सेट के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। तो आप बने रहें चैनल के साथ, और यदि नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम देखेंगे रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं। इसमें जो विशेषताएं जो हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछ ली जाती हैं, तो एक एक करके मैं आप लोगों को सभी जो आदिकालीन है, भक्तिकालीन, रीतिकालीन, आधुनिक युग के अंतर्गत जितनी भी अपनी विशेषताएं हैं, जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग आदि सभी की मैं देती रहूँगी। तो नंबर 1 है रीतिकालीन विशेषताओं में सांसारिक सुख का प्राधान्य। यह समय विलास और समृद्धि का था। जीवन क्षणभंगुर है, अतः जितने दिन सुख भोग सकें उतना ही अच्छा है। अतः काव्य रचना का उद्देश्य सुख प्राप्ति माना गया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि रीतिकालीन जो रचनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं विलासिता, सुख, समृद्धि, वैभवता का ही वर्णन मिलता है। दूसरा है कवि राज्याश्रित होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी। देखिए, हम जब रीतिकालीन कवियों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वे राजाओं के आश्रम में रह कर के दरबारी कवि बने, और उनकी चाटुकारिता, चापलूसीपन और उनके यश का वर्णन करके कहीं ना कहीं धन प्राप्ति, यश और धन वैभव की प्राप्ति के लिए अपनी रचनाओं को माध्यम बनाया। तीसरा है मुक्तक काव्य और गीति काव्य। इस काल में मुक्तक रचनाएं ही अधिक लिखी गई जो काव्यात्मक हैं। कवित्त, सवैया, बरवे, दोहा, छंद मुक्तक लिखने के लिए अनुकूल थे। चौथा है श्रृंगार और नक्सिख वर्णन। इनकी श्रृंगार विषयक धारा में राम कृष्ण जो भगवान थे वे भी अछूते नहीं रहे। नायिकाओं के अंग अंग और हर अदा का वर्णन बहुत ही लालित्यपूर्ण और विशुद्ध श्रृंगार परक रहा। पांचवा क्या है, नायिका भेद। काव्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नायिका भेद का वर्णन है, किंतु यह काव्य विलास की वस्तु बन गया। देखिए, रीतिकाल में ना भगवान कृष्ण बचे ना भगवान राम, और सभी रचनाओं में कहीं ना कहीं नायिकाओं के अंगों प्रत्यंगों का विलासितापूर्ण या कहीं ना कहीं जो है अश्लीलतापूर्ण वर्णन किया गया। अगला है छठवीं विशेषता क्या है, प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति वर्णन अधिक नहीं हुआ, पर प्रकृति प्रायः विप्रलभ श्रृंगार के उद्दीपन के अर्थों में ही अधिक प्रयुक्त हुई। किसी भी प्रकृति वर्णन उपेक्षित नहीं है। जहाँ कहीं भी प्रकृति वर्णन हुआ है बहुत ही अधिक उत्कृष्ट कोटि का बन पड़ा, नए नए उपमानों का प्रयोग हुआ। तो क्या है, रीतिकालीन रचनाओं में प्रकृति चित्रण भी हुआ है, तो वो विप्रलभ श्रृंगार के उद्दीपन के अर्थों में ही अधिक हुआ। सातवां क्या है, रीतिकालीन कविता में कला पक्ष की प्रधानता रही। इस कला पक्ष के प्रदर्शन में संस्कृत की सभी परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट है। कई रीति ग्रंथ भी लिखे गए। भाषा में शब्दों का चमत्कार और अलंकारों की विशेषता रही। देखिए, रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने संस्कृत के जो हमारे प्राचीन कवि थे उनकी हूबहू कहीं न कहीं रचनाओं में अपनी रचनाओं के माध्यम से, भाषा के माध्यम से नकल की है, ये हम मानते हैं। और रीति ग्रंथ जितने भी लिखे उनमें भाषा या शब्दों का चमत्कार तथा अलंकारों की विविधता का वर्णन किया है।
अगला है विरह वर्णन। रीतिकालीन रचनाओं में फारसी शैली का प्रभाव है, सूक्ष्म भाव निरूपण नहीं हुआ है। रीतिकालीन कवियों ने अधिकांशतः इधर उधर की सामग्री लेकर के अपनी रचनाएं लिखी हैं, ये हम सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने संस्कृत कवियों को लेकर आदिकालीन और भक्तिकालीन कवियों की हूबहू अपनी रचनाओं में निरूपण किया। हाँ, कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की कृतियाँ या उनकी जो स्वतः जो उनके भाव थे, जो उनकी योग्यता थी, उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है। 9वां है भाषा। रीतिकाल की भाषा प्रायः ब्रजभाषा ही रही। कुछ कवियों ने फारसी के शब्द और अपनाए और कुछ ने संस्कृत के शब्द तथा अपने पद अपनाए। संस्कृत के जो शब्द थे, जो पद थे, वो कुछ कवियों ने अपनाए। मैं वही बता रही हूँ आपको कि अधिकांश कवि हैं। उदाहरण के लिए हम ले लें, जैसे केशवदास हैं, तो केशवदास की रचनाओं में कहीं ना कहीं हमें जो हमारे प्राचीन संस्कृत के कवि थे, उनकी कई रचनाओं की हूबहू नकल समझ में आती है। ऐसे ही कई ऐसे कवि हैं जो एक ने जो कविता लिखी तो वही लगभग वही नाम लेकर के अगले कवि ने भी अपनी रचनाएं लिख दी। 10वां है रस। वीर और श्रृंगार रस के अतिरिक्त जीवन के संध्या काल में कवियों ने शांत रस की भी अच्छी रचनाएं लिखी। रीतिकाल में कई ऐसे कवि थे जिन्होंने शांत रस का अच्छा वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। 11वां है भाव पक्ष कला पक्ष से बोझिल है। इस काल के कुछ प्रेमी कवियों ने भावनाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। देखिए, भाव पक्ष जो है वो कला पक्ष से बोझिल है, यानी कि भाव पक्ष कहीं ना कहीं उसमें भी, भाव पक्ष में भी कला पक्ष ही झलकता है। तो देखिए, कला पक्ष वही है जो रचनाओं में जो भाषा है, शैली है, या तो वो भाव पक्ष अधिक ना प्रदर्शित होती हुई कला पक्ष से ही भाव पक्ष दब गया। इसलिए इस काल में कुछ प्रेमी कवियों ने भावनाओं का हृदय स्पर्शी, यानी उनकी जो मन की भावनाएं थीं, जो उनके मन के जैसे भाव थे, वो उन्होंने काव्य में प्रदर्शित किए हैं। 12वां है छंद। हिंदी के प्रचलित छंदों के अतिरिक्त संस्कृत के कुछ छंदों को भी अपनाया गया है। और 13वां है संस्कृत साहित्य का अत्यधिक प्रभाव। इस काल के कवि पंडित और विद्वान थे, इसका गहन अध्ययन था। संस्कृत के अमरूक शतक आदि के आधार पर भावों को ग्रहण कर सतसई आदि लिखी और संस्कृत के लहरी काव्य के अनुसार गंगा लहरी, यमुना लहरी आदि भी लिखी गई। इस काल के प्रमुख कवि हैं, कौन कौन से कवि हैं? इस काल में मुख्य रूप से केशव, बिहारी, देव, घनानंद आदि रहे। और भी कवि रहे। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे, और जो यहाँ बताया गया है कि कुछ प्रेमी कवियों ने अपनी भावनाओं का हृदय स्पर्शी वर्णन किया, उनमें से घनानंद एक हैं, बिहारी हैं। रीतिबद्ध कवियों की अपेक्षा रीति मुक्त कवियों के काव्य में अधिक भावुकता एवं मार्मिकता पाई गई। ये तो बिल्कुल है ही, निश्चित था कि जो रीतिबद्ध कवि थे उनकी अपेक्षा रीति मुक्त कवियों ने अधिक ज़्यादा स्वच्छंदता को जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है। और जो हृदय स्पर्शी चित्रण है उनकी रचनाओं में स्पष्टता झलकता है। तो उन कवियों की रचनाएं अधिक प्रचलित रहीं, जैसे बिहारी सतसई, घनानंद की रचनाएं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन सी चीज़ आपको कितनी समझ में आई, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ये सभी आप लोग यदि लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।